अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआई मेटा एडवांस कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर जो है हम समझने वाले हैं कि आखिर मेटा एड्स की साइंस क्या है। 2026 में एल्गोरिदम किस तरह से काम करने वाला है। देखो, जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स है ना, इसको आप लोगों ने अगर समझ लिया, क्योंकि इसके बाद जो है वो सारा प्रैक्टिकली वर्क है। प्रैक्टिकली वर्क आप तभी सही से कर पाओगे जब आपको उसकी बेसिक पता होगी। जब आपको बेसिक की हाउ नो होगी तो फिर आप उसको उसी तरीके से जो है वो सेटअप कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझ के सुनना है। पॉइंट्स अपने बनाते जाएं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है ग्रुप के अंदर जाएं, मैसेज करें, पूछें, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा पूछें, अपने कन्फ्यूजन दूर करें ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटअप कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप एडवर्टाइजिंग कर पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेटा एड्स की। कल जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि मेटा एड्स कौन कौन से बिजनेस के लिए जो है वो बेहतर है और बेहतर एडवर्टाइजिंग की जा सकती है डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, इसी तरीके से आज हम देखेंगे मेटा एड्स कि किस तरह से ये एड्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम देखेंगे कि बिजनेस में ये वर्क करता किस तरीके से है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं कि किस तरह से मेटा एल्गोरिदम जो है वो एक्चुअल में वर्क करता है। देखेंगे लर्निंग फेज सिस्टम क्या होता है, डिलीवरी सिग्नल्स और व्हाई दे आर मैटर, सीपीएम का लॉजिक क्या है, कॉस्ट क्या किस तरह से फ्लक्चुएट होती है, तमाम चीज़ आज हम डिटेल में देखेंगे। ऑक्शन सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी वर्सेस इंगेजमेंट वर्सेस कन्वर्जन रेट, ये सब चीज़ें क्या हैं। एआई प्रेडिक्ट क्वालिटी जो अब न्यू आ चुकी है वो क्या है। क्वालिटी स्कोर पहले भी होता था लेकिन अब जो एआई क्वालिटी स्कोर आया है वो उसमें क्या चीज़ें न्यू हम लोगों को सीखने को मिल रही है जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, और किस तरह से हम एल्गोरिदम के अगेंस्ट बिना जाके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटा एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो द मेटा एल्गोरिदम इज एन AI पावर डिसीजन इंजन दैट डिटरमाइंस। अब देखें यहाँ पर हमें सबसे पहले आसान अल्फाज से बताती हूँ, ये मुश्किल नहीं वो बताती कि ताकि आप लोग इजीली समझ में आ जाए। हमें ये देखना होता है एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। एल्गोरिदम ये चीज़ देखता है कि आपका ऐड देख कौन रहा है। ठीक है, कौन आपका ऐड देख रहा है, लाइक उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, तो वो चीज़ें पहले वो नोट डाउन हो रही होती। ठीक है, उसने अपने पास ये नोट कर लिया। फिर वो देखता है कि वो किस टाइम देख रहा है। अब वो सुबह में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, किस टाइम जो है वो आपकी ऑडियंस जो है वो एक्टिव है। फिर वो देखते हैं कि भाई वो कहाँ से आपका ऐड आपको शो हो रहा है, कहाँ पे देख रहे हैं वो, आपका यूज़र कहाँ पे मौजूद है, फीड में है, रील में है, स्टोरी में है। अब ये डेटा, ये क्लाइंट का डेटा जमा हो रहा है फेसबुक के पास। देन फिर वो देखते हैं कि भाई आपको एक उसके रिजल्ट की क्या कॉस्ट पड़ रही है, आप क्या पे कर रहे हो, आप एल्गोरिदम को या मेटा को कितना पे कर रहे हो। आप एक ऐड का या एक क्लिक का 5 रुपए दे रहे हो, 15 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, तो वो ये चीज़ें नोट हो रही होती हैं। और साथ ही साथ फिर एंड में हमारे पास आता है कि आपका ऐड जो है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, या तो आप बस आपकी इस तरह का बिहेवियर है कि आप 3-4 दिन ऐड रन करते हो, फिर उसके बाद बंद कर देते हो 2-3 महीने के लिए, फिर उसके बाद आपको ख्याल आता है फिर 4-5 दिन। तो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर ऐड नहीं चला रहे हो तो ये चीज़ें भी बहुत सारी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक एल्गोरिदम, एक सिंगल कोई एल्गोरिदम नहीं, ये पूरा का पूरा मल्टीपल एआई मॉडल्स हैं जो मिल के काम करते हैं। अब ये 4-5 चीज़ें मिल के जो है ना फिर आपका रिजल्ट जो है ना वो आपके सामने लेकर आती है। अब अगर हम बात करें पुराने और आज 2026 के एल्गोरिदम की, तो यहाँ पे 2024 का जो एल्गोरिदम था टोटली इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ऑडियंस होती थी कि आप लोग नैरो डाउन करते थे कि भाई हमने सिर्फ स्पेसिफिक इन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है। जबकि 2026 में जो है ना AI बिहेवियर प्रिडिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। वो कहता है आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है लेकिन क्रिएटिव पे वर्क करना है, वो मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह से वर्क होगा। मैनुअल प्लेसमेंट होती थी लेकिन अब एडवांटेज प्लस ऑटो प्लेसमेंट हो चुका है। लिमिटेड मशीन लर्निंग होती थी, अब डीप लर्निंग जो है वो नेटवर्किंग हो रही है। डीप जो है क्या कहते हैं लर्निंग फेस आपका चल रहा है। पहले लिमिटेड आपकी लर्निंग फेस होता था 2-4 दिन का और दैट्स इट, लेकिन अब लर्निंग फेस, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि लर्निंग फेस में अब क्या क्या होता है और लर्निंग फेस को हम जो है
वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज़ होता है। अगर इसको आपने सही तरीके से कर लिया कवर, तो फिर आपका आगे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज आपकी पूरी कैंपेन जो है वो बर्बाद हो जाएगी और आपका पूरा पैसा जो है ना वो डूब जाएगा। आता है स्लोअर ऑप्टिमाइजेशन, पहले होती थी, अब रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन है। उसी टाइम पता चल रहा है कि भाई आपके कौन सा यूजर कहाँ से किस टाइम किस तरह का कंटेंट देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और देन उसको उसी टाइम पे जो है वो ऐड दिखाया जाए, क्योंकि फास्ट हो चुका है। कैंपेन लेवल लर्निंग होती थी, अब क्रॉस कैंपेन लर्निंग हो रही है। बेसिक क्वालिटी स्कोर होते थे, अब एडवांस प्रिडिक्शन क्वालिटी स्कोर जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब की चेंजेस क्या है कि एल्गोरिथम नाउ लर्न्स फ्रॉम ऑल एडवर्टाइजर डेटा, नॉट जस्ट योर्स। ठीक है, वो तमाम एडवर्टाइजर के डेटा से जो है ना वो सीख रहा है, और उसके हिसाब से जो है फिर वो आपके ऐड को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो दिखा पा रहा है। अब यहाँ पे इन जो मेन एल्गोरिथम ऑब्जेक्टिव है ना जिस पे मेटा काम कर रहा होता है, वो मेन चीज़ जिस पे हमें भी ध्यान रखना होता है, सबसे पहला होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। देखें, ये बेहद ज़रूरी है कि यूज़र का एक्सपीरियंस वो कितना स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, स्क्रॉल जो डेप्थ स्क्रॉल होती है ना वो काउंट हो रही होती है कि कितना स्क्रॉल जो उन्होंने किया है, कितना लंबा, कितना डेप्थ स्क्रॉलिंग हो रही है, ये काउंट हो रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट पे गया है, 30% स्क्रॉल किया, 50% किया, 75% किया, ये बहुत मैटर करता है। इंगेज कितना हो रहा है वो आपके ऐड के साथ, ये बहुत मैटर करता है कि वो जस्ट आपको कुछ सेकंड के लिए देखा है दैट्स इट, या कुछ मिनट आपकी वीडियो देखी है, कुछ सेकंड आपकी वीडियो देखी है, या उस पर कोई रिस्पॉन्ड किया है, आपके ऐड पे वो स्टे कर रहा है, पॉज कर रहा है, सेव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करने के लिए अब बहुत सारे मैट्रिक्स मिल चुके हैं, जिससे हम कैलकुलेट करके ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं। एडवर्टाइजर रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऐड जो है ना स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को दिखाया जाए जो कि एक्शन लेने के मूड में हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो कि डिज़ायर क्रिएशन हो, नो, जो मूड में है उस टाइम उनका मूड है। हो सकता है कि आज जो है मैं फेसबुक पे हूँ और मेरा मूड नहीं है कि मैं शैम्पू वैम्पू खरीदूँ। ठीक है, आज मेरा मूड नहीं है, तो मेरे सामने शैम्पू के ऐड नहीं दिखाने। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉस्मेटिक की उसमें जो है ना लाइक करती हूँ, कॉस्मेटिक की फिर ज़्यादा पसंद करती हूँ, या मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो कॉस्मेटिक के ऊपर है, या हेल्थ क्या कहते हैं हेयर्स की ग्रोथ के ऊपर है, तो मुझे इसलिए स्पेसिफिक जो है ना वो हेयर का शैम्पू का ऐड दिखाया जाएगा। नो, मेरा आज मूड नहीं है तो मैं उस तरह की फीड नहीं देख रही हूँ, तो मुझे वो ऐड नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, अब मेरा आज 2 दिन बाद मेरा मूड है, क्योंकि मैं उससे रेलिवेंट चीज़ें डिफरेंट सोशल मीडिया पे सर्च कर रही हूँ, तो मेरा अब सोशल मीडिया को समझ पड़ गया है कि आज इसका मूड है, तो आज इसको ये ऐड दिखाओ तो ये चीज़ खरीद लेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत, जो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है कि हम लोग जो टारगेटिंग करते थे, पहले वाली टारगेटिंग होती थी, और जो अब की है जो हम टारगेटिंग करते ही नहीं है, अब हम मूड पे चलते हैं, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब जो है ना एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है कि एडवर्टाइज़र का रिजल्ट, यही चीज़ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में आ जाती है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमने एक बैलेंस ऐड जो है ना वर्सेस यूज़र एक्सपीरियंस फॉर प्रॉफिट। आसान अल्फाज़ में बताऊं तो क्या होता है कि भाई वो ये देखता है कि भाई ऐड कहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है, हमने उसको ऐड दिखाना है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर मेरा आज मूड है और एल्गोरिथम को पता है कि भाई इसका आज मूड है और ये लेने वाले मूड में और ये खरीद लेगी, उसको ये वाले ऐड दिखाओ और ये खरीदेगी, ठीक है, तो उसका ऐड उसको दिखाना है। जो हमने मैनुअल टारगेटिंग करनी वो उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट मेरे मूड पे बात करेंगे कि हाँ, अब बेशक मेरा वो इंटरेस्ट ही ना हो, मैं उस इंटरेस्ट की कैटेगरी में ही नहीं आती, लेकिन मैं आज उस चीज़ को खरीदने के मूड में हूँ और वो मैं चीज़ खरीद लूँगी। तो यहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ से आ रहा होगा, एल्गोरिथम वहीं से जो है हमें रिजल्ट्स लाके देगा। तो कभी कभी ये तीनों के तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट भी कर देते हैं, लेकिन मेटा इनको बैलेंस करता है एआई के जरिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि स्क्रॉल कर रहा है कस्टमर, डिज़ायर भी उसका हो रहा है, मतलब वो एक्शन भी ले रहा है, लेकिन वो उसका मूड नहीं बन पा रहा है, वो खरीद नहीं बन पा रहा है। अक्सर हम लोग होता है ना कि हम लोग को एक चीज़ को ऐड है, हमारा लेने का बड़ा मूड होता है, हाँ मैं लूँ जाते हैं, चेकआउट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर हम नहीं लेते।
तो ये चीज़ें काफ़ी सम टाइम होती भी हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हैंडल करना है ताकि वो कस्टमर को हम सेम ऐड दिखा दिखा के उसका दिल ही ना भर दे, उसको हमने किस तरह से लेकर आना है। तो यही चीज़ मेन एआई की है कि हमने उसको किस तरह से जो है वो फनल पे लेके जाना है और फनल पे बनाना है। वो जब अभी मैं आपको बताऊंगी ना कि हमने किस तरह से फनल बनाने होते हैं, तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि अच्छा यूज़र का बिहेवियर, क्योंकि देखिए जब हम लोग एक दफ़ा यूज़र का बिहेवियर समझ जाएंगे ना, समझ लो सारी गेम खत्म, सारी गेम आप लोग जीत गए। अच्छा, अब आता है कि एड रैंक कैसे करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो होती है ना कि पहले हमने एल्गोरिदम समझ लिया, अच्छा भाई ये एल्गोरिदम ये चीज़ें हैं। अब ऐड तो उसी का ज़्यादा अच्छा दिखेगा ना, या उसी को ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे जिसका ऐड सबसे ज़्यादा टॉप पे नज़र आ रहा होगा, जिसका ऐड सबसे ज़्यादा लोगों को दिखेगा। तो वो सबसे ज़्यादा दिखेगा कब? वो तब दिखेगा जब वो रैंक हो रहा होगा, ठीक है। अब एड रैंक होता किस तरीके से है, ये चीज समझना जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्शन जो होता है ना, अगर आप कोई स्क्रॉल कर रहा है तो मेटा में जो है वो ऑक्शन चल रहा होता है। वो ऑक्शन क्या होता है, बोलियां लग रही होती हैं, मुकाबले हो रहे होते हैं। एक चीज है उसकी बोली लग रही है भाई कि ये इतने में, कि ये मैं इतने लगा रहा हूँ, मैं इतने लगा रहा हूँ, मैं इतने लगा रहा हूँ, मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर हर मिली सेकेंड जो है ना वो ऑक्शन चल रहा होता है। हमेशा जो है ना एड स्लॉट जो है वो अवेलेबल, हजारों की तादाद में एडवर्टाइजर जो जिटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एल्गोरिदम जो है ना वो कैलकुलेट करता है क्या, टोटल वैल्यू। यहाँ पर जो है तो जो जिसकी टोटल वैल्यू ज्यादा होगी उसी का ऐड जो वो दिखाया जाएगा। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों को जो सबसे बड़ी मेटा के बीच सबसे ज्यादा पैसे देगा उसी का ऐड दिखाया जाएगा, नहीं। यहाँ पे जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका ऐड दिखाया जाएगा, उसका ऐड रैंक होगा। तो मैम अब ये वाली कौन सी बात आ गई कि अब ये वैल्यू क्या चीज है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि टोटल वैल्यू फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ों से जो है एल्गोरिदम जो है वो देखता है, वैल्यू कैलकुलेट करता है, एंड देन फिर आपका ऐड उसी की बेस पे रैंक होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बिट, अब आप कितने पैसे दे रहे हो, ठीक है। मैं हूँ माही जो है वो 5 रुपए दे रही है, ठीक है। मेरे साथ जो है ना वो दूसरी आ गई, ठीक है, दूसरी मेरी टीम मेंबर आ गई और वो जो है मेरा नाम माही है, उसका नाम साही रख दो, चलो भाई साही आ गई और साही ने जो है 10 रुपए दे दी, ठीक है। अब एक बंदा 5 दे रहा है, एक बंदा 10 दे रहा है, तो जो 10 दे रहा है उसके ऐड ज्यादा दिखेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मेरी यहाँ पे चीजों को समझे। यहाँ पर होता है कि एक तो बिडिंग, आप पैसे कितने दे रहे हो, नंबर 2 एक्शन रेट कितना है, मतलब आपका ऐड, आप भी ऐड चला रहे हो और दूसरी भी ऐड चला रही है, दोनों में से ऐड जो चल रहा है उनमें से सबसे ज्यादा किसके ऐड पे लोग जो है ज्यादा जो है वो डिजायर एक्शन है, मतलब उनको लग रहा है कि भाई इनके ऐड पे जो है जाके हमें सीटीए बटन पे क्लिक करना चाहिए। तो किसके ऐड पे सबसे ज्यादा सीटीए बटन पे क्लिक हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक्शन रेट कितना है, एंड देन ऐड क्वालिटी, की दोनों में से किसकी ऐड क्वालिटी जो है ना वो बेहतर है। ये नहीं है कि आपकी पिक्सल फटे हुए हैं, पिक्चर की समझ ही नहीं आ रही है, ऐड की समझ ही नहीं आ रही, ऊल पटांग आपने ऐड बना दी है, उसका लॉजिक की समझ ही नहीं आ रहा है और आपने ऐड चला दिया कि भाई मैंने 10 रुपए दिए हैं और बस मेरा ऐड तो बस दिखाएगा, चाहे मैं कचरा ही क्यों ना दे दूं, मेरा ऐड जो फर्स्ट पे दिखेगा। तो ये वाली चीजें जो हैं इसको हम लोगों ने इग्नोर करना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही थी कि फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजर ए है, उसने $5 लगाए, चलो पाकिस्तानी रुपीस कर देती हूँ, 5 रुपए उसने लगाई है, ठीक है। अब उसका ऑक्शन रेट जो आ रहा है वो 2% आ रहा है और क्वालिटी स्कोर जो है उसका 10 है। तो जब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.80 टोटल वैल्यू बन रही है। जबकि नीचे एडवर्टाइजर बी जो है उसकी बिडिंग देखिए 3 है, लेकिन उसका एक्शन रेट जो है वो 5 है और उसकी क्वालिटी जो है वो 9 है, ठीक है। जाहिर सी बात है क्वालिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक एक्शन रेट भी ज्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है ऐड अच्छा लगा तभी तो ज्यादा लोग एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ कि अगर आपका बजट कम भी है लेकिन आप इस चीज पे कॉन्फिडेंट हो कि मैंने जो ऐड की क्वालिटी है ना उस पर मैंने तबाही मचा दी है, तो वहां पर आपका एक्शन रेट डेफिनेटली जो है ना वो हाई होगा ही हाई होगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल वैल्यू क्या होगी 1.35। तो आप विनर हो और आपका ऐड ऑक्शन में विन कर जाएगा और आपका ऐड जो है ना वो लोगों को दिखाया जाएगा। एडवर्टाइजर ए के मुकाबले में आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर 2 आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर एक
सेम मैसेजेस के ऐड चला रहे हो, तो अगर उनको कॉस्ट जो है वो 35 पर मैसेज आ रही है, तो हो सकता है कि आपको वही जो ऐड है वो आपको 15 रुपीज़ का पड़े। तो यहाँ पर वैल्यू को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी। तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कोई पैसे लगाओ और काम देखो, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला हिसाब नहीं है। पैसे के साथ साथ आपने क्वालिटी भी देनी है। क्वालिटी अच्छी होगी, मीनिंग होगा, लॉजिक होगा, तो कहीं जाके आप ऑक्शन को विन कर पाओगे। अब आता है मेन लर्निंग फेज, ठीक है। अब तीनों चीज़ें स्टेप क्लियर हो गए। अब लर्निंग फेज को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इग्नोर करते हैं। आप लोग एक दिन ऐड चलाते हैं, दूसरे दिन देखते हैं भाई रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है, बंद कर दो, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो ये वाली गेम नहीं करनी। अगर एज एडवर्टाइजर काम करना है तो इन चीज़ों को समझना है और समझ के चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें वो पीरियड होता है जहाँ पे जो एल्गोरिदम है ना वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, तमाम जगहों से डेटा कलेक्ट कर रहा होता है, चीज़ों को समझ रहा होता है कि कौन कितना स्क्रॉल कर रहा है, कितना इंगेज हो रहा है, कितना एक्शन ले रहा है, कहाँ से ऑडियंस एक्टिव है, कहाँ पे किस टाइम वो एक्टिव है, किस टाइम एक्टिव नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो है उनके पास आ रही होती है। पिक्सल पर डेटा कितना हमारे पास आ रहा है, तो ये चीज़ों को हमें देखना बेहद ज़रूरी है। अब ड्यूरिंग द लर्निंग फेज जिस चीज़ों का हमें देखते हैं कि डिलीवरी अनस्टेबल, कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं कि कभी कभी तो हमारा एड से डिलीवर भी नहीं हो रहा, CPM हमारा अप एंड डाउन चल रहा है, रिजल्ट्स हमारे जो है ना हमारे सोच के से हट के आ रही है, मतलब चेंज आ रहे, कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी बुरे आ रही है। एल्गोरिदम जो है ना डिफरेंट यूज़र्स पे वो टेस्ट कर रहा होता है, हर तरह के यूज़र्स पे वो टेस्ट करता है, ठीक है। जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं भी हैं उस पर भी वो हमारा एड टेस्ट करता है, ताकि उसको पता चले कि ये प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिटेबल हमारे लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता, और परफॉर्मेंस इंप्रूव एज मोर डेटा आर कलेक्टेड, ठीक है। लेकिन जितना डेटा हम देंगे उससे परफॉर्मेंस जो है वो हमारी बेहतर होती रहेगी। अब थोड़ा सा लर्निंग फेज को हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है ना हम लोगों को किस तरह से चीज़ों को समझना है और किस तरह से हम लर्निंग फेज के पीरियड को हम लोगों ने जहर का घूंट पी के और संभल के चलना है। तो इसके 3 स्टेजेस हैं, वो किस तरीके से कि स्टेज नंबर 1 पहले से जो तीसरा जो पहले के 3 दिन है, इसमें हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस बिल्कुल वाइल्ड फ्लक्चुएशंस स्टार्ट हो जाए, हाई CPM पॉसिबल है, टेस्टिंग ब्रॉड ग्रुप्स है, डोंट जज परफॉर्मेंस यट, ठीक है। आपने इतनी जल्दी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना, आपका कॉस्ट हाई आ सकती है, आपका CPM हाई हो सकता है, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आपने फिर चौथे से 7वें दिन आप देखो कि भाई अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, राइट। आपका कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं, CPM थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स जो हैं वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। तब तक जो है आपका पिक्सल वार्म अप हो जाएगा और एटलीस्ट आपके 50 इवेंट्स जो है ना वो हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड चलाया हुआ था व्यू कंटेंट का, ठीक है। अब व्यू कंटेंट एटलीस्ट आपके जो है 3 से 4 दिन में आपके 50 जो है वो व्यू कंटेंट हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट पर लोग गए हैं और आपको कंटेंट जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो जब 50 व्यू कंटेंट, तो कम से कम फेसबुक के पास जो है पिक्सल पर डेटा आ चुका है। अब जो है वो थोड़ा सी चीज़ें स्टेबल होने की तरफ आएंगी एंड देन उसके बाद जो है फिर हम उसको स्केल करेंगे कि आया हमें इसको चेंज करना है, आया हमें इसको कंटिन्यू रखना है, क्या करना है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, वो फिर मैं आपको लाइव बताऊंगी। स्टेबल डिलीवरी, प्रेडिक्टेबल CPM, स्केलिंग पॉसिबल है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स है, ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर हम लोगों को देखने को मिल रही होती हैं। ओके, फिर अब हाउ टू एग्जिट लर्निंग फेज फास्ट। अब हमने किस तरीके से जो है ना फास्टली जो है हम लोग किस तरह से निकल सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस, डोंट एडिट। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लर्निंग फेज के, जब आपको पता है कि 7 दिन लर्निंग फेज का है, ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन जो है वो लर्निंग फेज का है, 7 दिन जो लर्निंग फेज है, तो उसमें आप लोग एडिटिंग क्यों कर रहे हो। अगर आपने एडिट की वो दोबारा से जो लर्निंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 6ठे दिन पर और आपका लर्निंग फेज था 6ठे दिन पे थे, आपने एडिट कुछ कर लिया, आप दोबारा से नंबर 1 पे चले जाओगे, ठीक है। डोंट से बजट वगैरह के आप मैक्सिमाइज कर दो कि भाई मैं बजट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, शायद इसलिए मुझे रिजल्ट बेहतर आ जाए। आपने लर्निंग फेज के अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बजट स्लो है जो भी है, आपने कोई उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई इवेंट वगैरह जो है आप लोगों ने नहीं करना। चूज राइट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, ठीक है। ईजियर इवेंट इज इक्वल टू फास्टर लर्निंग। अच्छा देखिए, इवेंट जो है ना, जब आप स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एड रन किया हुआ है और मैं चाह रही हूँ कि लैंडिंग पेज व्यू मुझे कितने आते हैं,
ठीक है, स्टार्टिंग का है ना, हम डायरेक्टली तो सेल्स पे नहीं जा सकते। तो मैं अगर लैंडिंग पेज व्यू, तो मुझे क्लियर मैंने इवेंट बनाया हुआ है ताकि कस्टमर वहाँ पे जा रहा है, वो मैं देख रही हूँ कि भाई इस लैंडिंग पेज पे कितने कितने लोग आ चुके हैं। उस लैंडिंग पेज के ऊपर मैंने अपनी प्रोडक्ट सारी की सारी लिस्ट की हुई है। अब मुझे पता चल गया कि अभी 500 लोग आए हैं और मेरी ये सारी प्रोडक्ट देख चुके हैं, और मैं जाके ये स्केल भी कर पा रही हूँ कितनी स्क्रॉलिंग हुई थी, कितनी देर स्टे किया था, कितनी वीडियो देखी थी, सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अब मुझे समझ पड़ रही है अच्छा 500 लोग आए थे और इतने 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 लोग बैठे थे, इतने इतने लोग आए हैं, इतने इतने लोगों ने ये देखा है, तो मुझे थोड़ा सा डेटा मिल चुका है। एंड देन फिर मैं नेक्स्ट कैंपेन चलाऊंगी, उनको रिटारगेट करूंगी कि अच्छा अब जिन लोगों ने इतनी देर मेरी वेबसाइट पे थे उनको मेरा सिर्फ ये ऐड दिखाओ और उनको ही मेरी चीज़ें बेचो। सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को पहले से जो है ना वो मैनेज करना होता है कि जिसमें हमारा लर्निंग पेज जो है वो ख़राब ना हो। क्वालिटी, क्रिएटिव, मोर एंगेजमेंट, मोर डेटा, फास्टर लर्निंग। जितना ज़बरदस्त आपका क्रिएटिव होगा उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट होगी और उतनी ज़्यादा जल्दी जो है ना आपका। देखें अब होता क्या है इसमें, जो आसान में कि आप लोग जो ऐड बनाते हो ना उसमें आपको खुद ही समझ नहीं पड़ रहा होता कि ये ऐड मैंने बनाया क्या है। ठीक है, अगर आप लोग कोई क्रीम बेच रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें आप फीमेल को क्या दिखाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल स्किन ग्लोइंग की आप क्रीम बेचना चाह रहे हो, ठीक है, आपने तस्वीर लगा दी क्रीम की, साथ उसकी इंग्लिश में जो ना द लेफ्ट राइट उसकी लेबलिंग कर दी और उस पर ऐड चला दिया। ये ऐड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इस पे लोग ज़्यादा इंगेज होंगे। या एक दूसरा ऐड आपने बनाया है जिसपे आपने बिफोर एंड आफ्टर लगाया, एक फेस है जिसको आपने स्प्लिट कर दिया 2 फेसेस में, एक में बहुत ज़्यादा डल स्किन है उस पे एक्नीस वगैरह है और दूसरा बहुत बिल्कुल ग्लास स्किन है, ठीक है, और वहाँ पर आपने क्रीम को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जस्ट यूज इन 7 डेज। अब यहाँ पर जब आप 7 डेज सिर्फ आप इसको यूज करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ए पे अच्छा रिजल्ट आएगा या बी पे अच्छा रिजल्ट आएगा। सेम ऐसी वीडियो है, वीडियो में आप क्रीम को जो है ना कभी पहाड़ों से फेंक रहे हैं, कभी बर्फ में फेंक रहे हैं, कभी पानी में फेंक रहे हैं, उससे उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। या आप बाकायदा एक सोशल प्रूफ, कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई भी एक रैंडम लड़की है वो उसको यूज़ करके बता रही है, उसने कहा कि भाई पहले दिन मेरा ये रिजल्ट है, दूसरे दिन मेरा ये रिजल्ट, तीसरे 7 दिन उसने बताया कि देखो 7 दिन बाद मेरा ये वाला जो है ना फेस निकल कर बाहर आ गया और चमकता धमकता जो है ना वो निकल कर आ गया कि भाई उसमें जो है आप पानी पीती हो तो वो भी गिरता हुआ नजर आए। तो ये चीज़ जो है, अब आप मुझे बताएं कि जो वीडियो 1 थी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी जो पहाड़ों दरख्तों से गिर रही थी, या तो वो जो प्रैक्टिकली करके उसने बताया वो। तो जितना क्वालिटी क्रिएटिव होगी उतनी इंगेजमेंट होगी, जितनी जल्दी इंगेजमेंट होगी तो उतनी जल्दी लर्निंग फेज खत्म होगी, क्योंकि कस्टमर को डेटा पता मेटा को एल्गोरिथम पता चल जाएगा, डेटा पता चल जाएगा ना कि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है। तो जितना जल्दी उसको डेटा मिलेगा उतनी जल्दी लर्निंग फेज खत्म हो जाएगा। और ब्रॉड ऑडियंस, मोर डेटा पॉइंट। अब जितने ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा जो है वो आपको डेटा जो है मिल सकता है। तो क्या नहीं करना आपने कि बिल्कुल भी उसको पॉज नहीं करना, टारगेटिंग चेंज नहीं करनी, क्रिएट टू मैनी एड, सेट स्प्लिट डेटा। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों ने जो है वो गलती से भी नहीं करनी। डिलीवरी सिग्नल्स, द एल्गोरिथम, डेटा पॉइंट्स। अब ये चीज़ क्या है यहाँ पे, अब देखें हमें चीज़ों को समझना है कि व्हाट आर डिलीवरी सिग्नल्स। ठीक है, अब ये क्या है? सिग्नल्स आर डेटा पॉइंट दैट द एल्गोरिथम यूजेस टू प्रिडिक्ट हु विल टेक एक्शन। अब कैसे पता चलेगा कि भाई फलाना बंदा जो है ना वो मेरी क्रीम खरीदने वाला है, मैंने ऐड चलाई हुई क्रीम का, और कैसे मुझे पता चलेगा कि ये अभी क्रीम खरीदने वाला है? मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है वो कौन जानता है? मेटा जानता है। उसके पास वो सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल किस तरीके से ले रहा है, टाइप ऑफ सिग्नल क्या है, ठीक है, वो देखता है। अब वो किस तरह से सिग्नल्स को ले रहा है, उसको सिग्नल कैसे मिलते हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की ना, ये भाई वहां पे पता चलता है कि भाई कौन किसका मूड है। तो अब किसका मूड है वो कैसे पता चल रहा है? तो वो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, तो वो सिग्नल्स कौन से हैं, फेस मेटा को कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ पे वो देखता है कि भाई उसका एज, जेंडर, लोकेशन, कुछ सिग्नल वो यहाँ से उठाता है, ठीक है। बिहेवियर कि भाई उसका पहले एक्शन कैसा था परचेसेस का और क्लिक्स का, मतलब कितने क्लिक्स के बाद वो परचेस करता है, किस तरह की वीडियोस के बाद यहाँ से वो सिग्नल्स कुछ पकड़ता है। इंटरेस्ट, वो किस टाइप के पेज को, कंटेंट को लाइक कर रहा है, इंगेज कर रहा है और करने वाला है या करता आया, जो भी इसका बिहेवियर है वो यहाँ से सिग्नल्स उसको मिल रहे होते हैं, ठीक है। फोन टाइप कौन सा है, कनेक्शन की स्पीड कौन सी है, वो यहाँ से भी सिग्नल्स को ले रहा होता है कि वो जो मोबाइल यूजर है वो आखिर मोबाइल यूज कर कौन सा रहा है, ठीक है, उसका कनेक्शन की स्पीड कितनी है, कितना वो टाइम ले रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक्टिव है,
वो कितनी देर एक्टिव है, ये सिग्नल उसको वो लेता है। और देन उसके बाद जो है ना क्रिएट है कि व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे एंगेज विथ, किस टाइप का कंटेंट है जिससे वो एंगेज हुआ है। अब इससे मैंने अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर का बताया, ठीक है। अब वो बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई वो लाइव एक्सपेरिमेंट बंदा अपने ऊपर करके दिखा रहा है आपको, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं एक ऐड बड़ा चल रहा है क्रीम का, कि वो क्रीम लगा रही होती है आइस के नीचे, वो डे 1 डे 2 डे 3 डे 7, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे होते हैं उसकी स्किन साफ हो रही होती है। तो वो लाइव तो कहीं ना कहीं कस्टमर उसको अपने साथ रिलेट करता है कि मैं भी ऐसी क्रीम लगाऊंगी और 7 दिन बाद जो है ना मेरी स्किन भी ऐसी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें समझने की बेहद ज़रूरी है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये मेटा जो है वो कलेक्ट करता है, इन सब को कंबाइन करता है ऑटोमेटिक, और यही गेम है मेटा की। और इन सब को कंबाइन करने के बाद तब पता चलता है कि हाँ भाई इसका मूड है और ये खरीदेगा। अब ये चीज़ें हम तो नहीं कर सकते ना, ये मेटा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसको क्वालिटी का कंटेंट देना है, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। क्वालिटी ऑफ सिग्नल्स, व्हाई सम परफॉर्म बेटर। अब कन्वर्जन सिग्नल स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, समवन हु परचेज अ सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ जो क्या है, एंगेजमेंट सिग्नल वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। समवन हु एंगेज विथ सिमिलर एड, अब कुछ सिमिलर परचेज प्रोडक्ट के साथ एंगेज हो रही है, या तो वो क्या नाम है सिमिलर एड के साथ हो रही है। दूसरा आ जाता है कि वो इंटरेस्ट रिलेटेड टॉपिक के साथ वो हो रही है। डेमोग्राफिक अगर देखें तो वो एक वीक है कि एज और जेंडर को मैच करने से कोई हमें सिग्नल जो है उतना खास उसको हम नहीं कर सकते। रैंडम सिग्नल जो वीकेस्ट है, नो डेटा, कोल्ड ऑडियंस। तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल होते हैं वो किस तरह के हैं कि जो सेम प्रोडक्ट है उसके साथ वो इंगेज होते जा रहा है बार बार। लाइक जैसे मैंने आपको ना ग्लोइंग क्रीम देख रही हूँ, अब मेरे सामने बहुत सारी, जैसे रेटिनॉल आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है। अब मैंने एक रेटिनॉल क्रीम देखी है, अब मेरे सामने रेटिनॉल के बहुत सारे ऐड आना शुरू हो गई हैं। अब वो ये देख रहा है कि मैं सेम प्रोडक्ट के साथ इंगेज हो रही हूँ, राइट, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं किस कंपनी से लूँ। तो वहां पे फिर वो मुझे इंगेज करेगा सोशल प्रूफ्स के साथ, ठीक है। अब अगर मैंने सोशल प्रूफ बनाया होगा तो मेरा सोशल प्रूफ तो उसके पास चला जाएगा, रेटिनॉल तो वो लेना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने तो सोशल प्रूफ बनाया नहीं, जो मेरी बराबर वाली थी उसने तो सोशल प्रूफ भी इतना अच्छा बनाया हुआ था, उसके पास सोशल प्रूफ चला गया, चलो भाई गई, वो तो कस्टमर गई मेरे हाथों से, क्योंकि मैंने सोशल प्रूफ बनाया हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए जब हम कोई एक चीज बेच रहे हैं तो उसके साथ ही हमें डिफरेंट हर तरह के वेरिएशन बना के देनी है, ताकि जहां पे लगे कि हाँ इसका मूड ये, वहीं से मेटा ने उसको पकड़ना है और उसको जो है ना हमारा कस्टमर बना देना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर सिग्नल जितने होंगे, बेटर टारगेटिंग, लोअर CPM, बेटर ROAS, ये चीजें भी क्लियर हुई। अब यहाँ पर CPM को थोड़ा देखते हैं। CPM क्या है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, मतलब कि जब 1000 लोगों ने आपका एड देख लिया है। इम्प्रेशंस क्या होती हैं, इम्प्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं कि इम्प्रेशंस क्या हुआ। मैं यहाँ सीधी गई, मैंने स्क्रॉल किया, ठीक है, अब ये मेरे सामने आया, ठीक है, और मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया। मैं दोबारा, इसे ये ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है, मैं गई और मैं इसको दोबारा देखती हूँ तो 2 दफा इंप्रेशंस हो गए, ठीक है। तो ये इंप्रेशंस जो है कितने काउंट हो रहे हैं। अब ये भी हो सकता है, इंप्रेशंस में भी आपको आगे बताऊंगी CTR का जाके। तो यहाँ 1000 इंप्रेशंस अगर आप ले रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है। तो हाउ मच यू पे 1000 पीपल टू सी यूर एड, कि आप 1000 लोगों तक एड पहुंचाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो। You spend ₹1000, your ad got 50,000 impressions, तो आपने तकरीबन 20 रुपए जो है वो आपने 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए दिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, एवरेज CPM रेंज, ठीक है, वीडियो व्यूज आपके ₹50, ₹150, ठीक है, एंगेजमेंट 80 से 200, ट्रैफिक 100 से 250, कन्वर्जन 200 से 500। तो यहाँ पर अगर हम CPM रेंज देखते हैं तो वीडियो व्यूज और एंगेजमेंट ये आ रही, ट्रैफिक की है, तो कन्वर्जन रेट हमारा क्या बनेगा, 200 to 500 है वो हमारा बनेगा। वाई CPM फ्लक्चुएट्स, 8 मेन रीजन। अब क्या रीजन होती है, कभी कभी आप देखते हो ना कि आपका CPM बहुत हाई जाने वाला है, बहुत हाई जा रहा है, क्यों हो गया भाई, अच्छा भला तो ये 20 रुपये 25 रुपये पे चल रहा था, या भाई दफा 150 200 500 पे क्यों जाने वाला था। तो उसकी जो 8 रीजंस है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या बनती है। एक तो सबसे पहले कि जो कंपटीशन लेवल है, मोर एडवर्टाइजर जो है वो
हायर सीपीएम पे जा रही हैं, ठीक है। तो एक जो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, सेम मतलब मैं भी बिल्कुल टक्कर पे चल रही हूँ, दूसरे वाले भी टक्कर पे चल रहा है, मेरे भी सारे के सारे मैंने सोशल प्रूफ का ऐड भी बना के दे दिया मेटा को, मैंने इंट्रोडक्शन भी बना के दे दिया है, मैंने जो है ना टिकटॉकर की वीडियोस भी बना के दे दी हैं, मतलब मैंने जो पॉसिबल था मैंने सारे मूड्स के ऊपर ऐड बना के मैंने मेटा को दे दिया, बराबर वाले ने भी दे दिया। दोनों का हाई कंपटीशन चल रहा है, तो इस वजह से भी सीपीएम जो है वो थोड़ा हाई हो सकता है। टाइम ऑफ द पी, अच्छा अब ये भी हो सकता है कि उस टाइम जो वो टाइम है या वो जो वो घंटा है जो वो उस टाइम वो पीक पर है, तो भी हमारा सीपीएम जब कुछ टाइम के लिए हाई हो सकता है। डे ऑफ पीक वीकनेस, जिस मतलब कभी कभार होता है कि जैसे वीकेंड है या कोई इस तरह का दिन आ गया जिस पे ऐड लोग कम देख रहे हैं, तो हमें मेटा को ऐड डिलीवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा सीपीएम हाई हो सकता है। इसके अलावा सीजन भी होता है, रमज़ान है, ईद है, फ्राइडे है, कोई भी इवेंट होता है, तो इन दिनों में भी आप देखते हैं कि हमारा जो सीपीएम वगैरह है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। ऑडियंस क्वालिटी बेटर टारगेटिंग, लोअर सीपीएम। अगर ऑडियंस क्वालिटी बेटर टारगेट, आपने ऑडियंस की जो है वो अगर आप देख रहे हो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना आपकी ऑडियंस इंगेज हो रही है आपके ऐड के साथ, तो आपका ऑटोमेटिक लोअर आ जाएगा। लेकिन अगर उसको समझने में परेशानी हो रही है आपके ऐड को, तो फिर तो आपको सीपीएम हाई होना ही होना है। ऐड क्वालिटी बेटर, क्रिएटिव, ये तमाम चीज़ें। लर्निंग फेस अनस्टेबल ड्यूरिंग लर्निंग, अब यहाँ पर अगेन लर्निंग फेज जो है वो आपका सेट नहीं हुआ अभी तक, तो भी आपका सीपीएम हाई हो सकता है। प्लेसमेंट फीड वर्सेस रील वर्सेस स्टोरीज, डिफरेंट कॉस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम मैनुअल पे जा रहे हैं, हमने प्लेसमेंट जो है ना वो मैनुअल कर दी है, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई सिर्फ रील्स है, स्टोरीज, तो हर एक की डिफरेंट कॉस्ट पड़ती है, तो कभी कभी हमें डिफरेंट प्लेसमेंट की डिफरेंट कॉस्ट जो है वो देना पड़ती है। तो इससे आपने यहाँ पे भी चीज़ों को समझना है कि हम किस तरीके से अपने सीपीएम को वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट कॉस्ट मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो सीपीएम कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ₹100 सीपीएम एग्जाम्पल, ठीक है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, आप किसी ने हमारे, अब देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाऊँ कि ये हो गया हमारे इंप्रेशंस, मैंने इसको देखा इस ऐड को, ये हमारा इंप्रेशन पड़ गया। अब ये इंप्रेशन मुझे कितने का पड़ा है, ये 1000 लोग जब हम देखेंगे तो ये हमें ऐड कितने का पड़ता है, ठीक है। तो वो एक कॉस्ट पड़ जाएगी। फिर आते सीपीसी, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक लिंक पे क्लिक किया, इनके लिंक पे क्लिक किया, तो वो कॉस्ट मुझे कितने की पड़ रही है, 8 की पड़ रही है। सीपीआर कॉस्ट पर रिजल्ट, इनका क्या है, इन्होंने यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट मतलब सब इनका जो एंडिंग गोल है वो क्या है कि मैंने इनकी सीपीए बटन पे क्लिक करना है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, वो मुझे कितने का पड़ रहा है, वो मुझे जो है तकरीबन 250 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अब यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू पर रुपीज स्पेंड 5। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा और आसान अल्फाज से बताती हूँ, ठीक है। मैंने एक ऐड रन किया हुआ है जिसपे मैं कहती हूँ कि मैंने 1000 रुपए का ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। अब 1000 रुपए का मैंने ऐड रन किया है, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट जो है मुझे 400 रुपए की पड़ रही है, 600 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, या मैं कहती हूँ 500 रुपए की पड़ रही है, 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट है, ठीक हो गई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं 500 रुपए का ऐड चला रही हूँ और 500 ही मेरे पास है। अब उस पर अगर मुझे एक कॉस्ट जो है सीपीआर जो है वो 250 रुपए की आ रही है, तो इसका मतलब 250 मेरे पास बच रहा है ना, 250 मेरे पास बच रहा है। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट जो है वो 500 की ही आती है या 600 की आती है, तो इट्स मी मेरा जो है वो रेवेन्यू ख़त्म हो रहा है, वो माइनस पे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितनी कॉस्ट हमने लगाई है और कितना हमें रिटर्न आ रहा है। एड स्पेंड जो हम लगा रहे हैं उसके बदले में हमें उसका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैट्रिक्स हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं आगे जाके कि हम किस तरीके से जो है इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 100 रुपये 1000 लोगों तक जा रही है, 8 रुपए का हमें क्लिक पड़ रहा है, 250 रुपये हमें पर लीड की आ रही है, तो 5x ROS जो है वो हमारा स्पेंड हो रहा है। तो विच मैटर मोस्ट, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रांड अवेयरनेस है फोकस ऑन CPM, अगर ट्रैफिक है तो फोकस ऑन CPC, और अगर सेल्स है तो फोकस ऑन CPR एंड ROS। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपने कब किस टाइम कौन से मैट्रिक्स पे जो है वो क्या रखनी है, अपनी नज़र रखनी है। अगर आप सिर्फ अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हो तो फिर आप देखो कि भाई हाँ CPM मेरा कितना आ रहा है, 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए मेरा CPM अगर 100 रुपये आ रहा है तो नॉट बैड, ठीक है, चलता रहे, लेकिन इससे कम आना चाहिए। ट्रैफिक की कैंपेन अगर आप चला रहे हो तो आपने देखना है कि आपको एक क्लिक कितने का पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर लैंड करके जा रहे हैं या आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो कि आपको CPC कितने की पड़ रही है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सेल्स की कैंपेन चला रही हो तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा जो है ना CPR कितना आ रहा है, मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट कितनी पड़ रही है, या मेरा ROS जो है ना वो कितना आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स आपको पहले से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आता है रैंकिंग सिस्टम। अब रैंकिंग सिस्टम में क्या है, रैंकिंग 3 तरह की रैंकिंग जो है ना वो स्कोर होते हैं। क्वालिटी रैंकिंग, हाउ डज योर एड क्वालिटी कंपेयर टू कंपीटिंग एड्स बेस्ड ऑन फीडबैक, सिग्नल, हाइट, रिपोर्ट, स्केल बिलो एवरेज। अब यहाँ पर क्वालिटी रैंकिंग जो है ना, आपने इस बात पे ध्यान रखना होता है। क्वालिटी रैंकिंग किस बात पे, कि आप जो एड रन कर रहे हो उस पर किस तरह का फीडबैक आ रहा है, उस पर कोई रिपोर्ट तो नहीं हुई भी आपका। अब वो हमें जो बताता है वो बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज के तौर पे बताता है वो हमें। तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो ऐड है ना वो बाकियों के मुकाबले में किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, लोग उस पर किस तरह का जो है ना वो हमें रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो उसके हिसाब से बताता है कि भाई ये बिलो है द एवरेज है, ये एवरेज है, ये अबव एवरेज है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी होती है। इंगेजमेंट रेट वही सिमिलर, कि कितने लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर रही हैं। तो यहाँ पर भी हमें बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज के तौर पे हमें वो शो होता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा अबव एवरेज ही रहना चाहिए तमाम चीज़ें। कन्वर्जन रेट सिमिलरली, कि हम लोगों ने जो भी ऐड रन किया है उस पर जो हमारा कॉल टू एक्शन है उस पर कितने क्लिक हो रही हैं। अगर 1000 लोगों ने मेरा ऐड देखा है, उस पर 500 लोगों ने क्लिक किया है या उस पर कमेंट किया है, तो उस पर 100 लोग जो हैं वो CTA बटन पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। कन्वर्जन रेट कितना है। अगर मेरा ऐड है उस पर 1000 लोग आए हैं लेकिन सिर्फ एक बंदे ने CTA बटन पे क्लिक किया है, तो इट्स मीन कि मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो निहायत ही कम है। तो मतलब कस्टमर ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मुझे अपने ऐड बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें रैंकिंग सिस्टम की हमें समझना बेहद ज़रूरी है। और क्या वजह होती है कि हमारा जो ऐड है, जो हमारी रैंकिंग है वो बिलो द एवरेज हो जाती है। उसकी क्या, अब क्वालिटी रैंकिंग इशू से अगर बात की जाए तो क्लिक जो हमारी जो हेडलाइन होती है, ठीक है, जो क्लिकेबल है, जो हमारी जो हेडलाइन है वो हमारी हेडलाइन कैसी है। क्योंकि देखिए उस हेडलाइन को एक ही कस्टमर ने देखना है ना हमारी। देखा अब यहाँ पे जो ये हेडलाइन है ये, ठीक है। अब इसके ये हमने ध्यान रखना होता है कि ये हमारी जो है ना क्लिकेबल हेडलाइन है, मिसलीडिंग कंटेंट है, हम लोग दिखा कुछ रही हैं। मतलब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक ऐड दिखाई है जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई फेस का आपका ग्लो होगा। जैसे हम जब ऐड पे क्लिक करते हैं तो जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्रीम का दूर दूर तक नाम निशान नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब कस्टमर का दिल हुआ कि भाई वो चीज़ अल्लाह अल्लाह करके उसका दिल हुआ ये चीज़ खरीदने का, अब जब जा रहे हैं तो आगे वो चीज़ ही नहीं मिल रही। अक्सर मेरे साथ भी होता है कि कोई ड्रेस पसंद आया, मैं जब गई तो वो ड्रेस ही नहीं मिल रहा, उसकी जगह इतने सारे ड्रेस आ गए। तो ये मिसलीडिंग है, ठीक है। तो इस तरह का करो तो आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो रैंकिंग गिरना शुरू हो जाएगी। टू मच टेक्स्ट ऑन इमेज, ये पुराना रूल हो गया। कितना सारा टेक्स्ट जो है ना हम इमेज के ऊपर भर देते थे, अब इमेज के ऊपर कुछ भी नहीं देना। अब आपने कोशिश करनी जस्ट एक लोगो लगाओ, एक टैगलाइन लगा दो, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं करना। लैंडिंग पेज का पुअर एक्सपीरियंस है, मतलब लैंडिंग पेज पे क्लिक किया किसी ने और बस वो स्क्रॉल ही करता जा रहा है, पेज ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा, या समझ ही नहीं आ रही कि लैंडिंग पेज पे कि ये है क्या। जिस तरह अगर ये ऐड है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, काफ़ी टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है, तो ये एक पुअर आपका जा रहा है, ठीक है, आपका लोडिंग टाइम कम हो रहा है। दूसरा, फिर जब ये ओपन हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अभी तो ये बिजनेस मैनेजर में मुझे लगे क्योंकि मैंने ऐड रन किया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो हमारा लैंडिंग पेज है वो हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है, वो हमें क्लियर समझ आना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक किसी ने दे दिया, किसी ने छुप के रिपोर्ट वगैरह कर दिए, तो उसकी वजह से भी आपकी क्वालिटी रैंकिंग के मसले हो सकते हैं। बोरिंग क्रिएटिव एंगेजमेंट रैंकिंग क्यों बिलो होती है? क्या आपका क्रिएटिव बोर है, वीक हुक है, समझ ही नहीं है। स्टार्टिंग में हमें 3 सेकंड के अंदर अंदर हुक पॉइंट देना होता है, वो आपका वीक है। कोई आपने कॉल टू एक्शन क्लियर दिया ही नहीं है, मतलब वो क्या करे, आपका ऐड देख लिया, ठीक है। बहुत सा दफ़ा होता है कि हमारे ऐड हम क्या करना है, हम वहाँ पर आप क्लियर बताओ कि भाई अभी खरीदो, 6 दिन है, खत्म हो जाएगी क्रीम, ऐसी शक्ल लेके बैठे रहोगे क्या। तो वहाँ पे क्लियर उनको जगाओ, झुंझोड़ो कि भाई खरीदो फटाफट। इररेलेवेंट ऑडियंस या तो अगर आपकी आ रही है तो भी आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग जो है वो बिलो होना शुरू हो जाती है। कन्वर्जन रैंकिंग, स्लो वेबसाइट है आपकी बहुत ज़्यादा,
तो आपकी कन्वर्जन रैंकिंग कम हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेट चेकआउट है, आप चेकआउट पे गए हो, वहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वेबसाइट की समझ ही नहीं आ रही। अक्सर होता है ऐड टू कार्ट कर लो, फिर समझ ही नहीं आता कि नेक्स्ट जाना कहाँ पर है। तो वेबसाइट जितनी सिंपल होगी, जितनी ईजी होगी, उतनी जल्दी आपका कस्टमर जो है वो कन्वर्ट होगा। इसी तरह ट्रस्ट इश्यूज है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, या आपके रिव्यूज़ वगैरह जो है ना वो अच्छे नहीं है, वो आपने फेक लगाए हुए हैं, समझ में आती है कि हाँ ये फेक लगे हुए, अनप्रोफेशनल साइट है, तो आपके कन्वर्जन रेट जो है वो कम होते ही होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपने हर हाल में ध्यान रखना, ताकि आपका जो रैंकिंग है वो आपकी बेहतर रहे। प्रिडिक्शन क्वालिटी स्कोर अब 2025 एंड 2026 में ये न्यू आया है। वो क्या है कि मेटा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि वो कहता है कि भाई वो यूज़र से जो है वो एक्शन ला के देगा ही देगा, लेकिन वो कैलकुलेट किस तरह से करता है कि उसको स्ट्रॉन्ग यूज़र से सिग्नल मिल रहे हैं, क्लियर बिहेवियर पैटर्न वो समझ रहा है, वो किस तरह के सिमिलर एक्शन लेता आ रहा है, पिक्सल का डेटा जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का उसके पास मौजूद है। तो यहाँ पर एल्गोरिदम इज कॉन्फिडेंट इज इक्वल टू लोअर CPM। अगर तो एल्गोरिदम कॉन्फिडेंट है, मतलब उसके पास यूज़र का सिग्नल डेटा अच्छा खासा है, क्लियर बिहेवियर पैटर्न उसको मालूम है, सिमिलर एक्शन उसको मालूम है, पिक्सल पे डेटा मौजूद है, तो फिर आपका CPM जो है वो लो होना ही होना है। लेकिन लो प्रिडिक्शन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई एल्गोरिदम अभी लर्निंग फेज में है, वो अभी नहीं समझ पा रहा ऑडियंस को, उसको सिग्नल सही नहीं मिल रही हैं, उसको यूज़र का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, उसके पास पिक्सल पे कोई डेटा ही नहीं है, उसके पास कोई रीसेंट कोई डेटा ही नहीं है। अगर एल्गोरिदम जो है वो क्लियर नहीं है तो आपका CPM जो है वो हाई होगा ही हाई होगा। तो इसके लिए कि जो बेटर ट्रैकिंग है वो आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रैकिंग होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रिडिक्शन होगी और उतना अच्छा आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब पिक्सल जो है वो डेटा फीड किस तरीके से एल्गोरिदम करता है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग पिक्सल्स पे काम करने वाले हैं। हमने लेवल 1 पे देखा था कि हम पेज पे कस्टमर को लेके जाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने पिक्सल को वार्म अप करना है। और पिक्सल किस तरीके से होगा वो तो आप प्रैक्टिकली देखोगे, लेकिन पिक्सल क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट कोड है, हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, फेसबुक से लेते हैं, वेबसाइट पे लगाते हैं, एंड देन फिर हम फेसबुक से बैठ के देखते हैं, एड मैनेजर में बैठ के देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। फिर वहाँ से हम देखते हैं कौन लोग हैं जो हमारी वेबसाइट पे विजिट किया है, कौन सा पेज वो देख रही हैं, कौन से वाले पेज पे कितनी देर उन्होंने स्टे किया है, कौन सी प्रोडक्ट वो देख रही हैं, कितने लोगों ने क्या उन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, क्या उन्होंने परचेज किया है, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या था। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं अपने पिक्सल से, ठीक है। ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और ये डेटा किसके पास जा रहा है, ये डेटा जा रहा है मेटा के पास। और यहाँ से फिर हमारा फाइनल पता चलता है कि भाई आया कि हमारा CPM हाई होगा कि लो होगा। हमारा रिजल्ट जो जितना ज़्यादा डेटा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा एल्गोरिदम स्मार्ट होगा, बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। 2026 में द कन्वर्जन KPI जो है एड्स इवन मोर डेटा फ्रॉम द सर्वर साइड। अब जो KPI जो सर्वर साइड का डेटा है कि डायरेक्ट आपको सर्वर से डेटा आता है, उसका रिजल्ट और भी आउट क्लास होता है। अब KPI कन्वर्जन वो किस तरीके से होगा वो सारा मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगी कि हम लोग सर्वर साइड की ट्रैकिंग जो है वो किस तरीके से जो है वो करने लगे। ये चीज़ हो गई। अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा करके देखें, लेकिन ये है इसको आपने कंप्लीट करना है ताकि चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सके। अगर रियल एग्जांपल दूँ एल्गोरिथम लर्निंग की, इन ऑक्शन ई-कॉमर्स स्टोर अगर हम लॉन्च करते हैं, न्यू क्लोथिंग स्टोर है, 0 पिक्सल डेटा है, फ्रेश एड अकाउंट है, तो पहले 2 दिन जो है लर्निंग फेज स्टार्ट किस तरीके से होगा, CPM 450 पे जा सकता है, रैंडम ऑडियंस टेस्ट हो रही होंगी, ओनली हो सकता है कि सब 3 ही सेल्स हैं या ये भी ना आए, और आपको कॉस्ट जो है वो 2800 पे भी जा सकती है कि 2800 की आपको पर कॉस्ट आई है। 5वें से 7वें दिन ऑप्टिमाइजेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है CPM थोड़ा डाउन होगा, 280 रुपए तक की आपको CPM पड़ सकता है। एल्गोरिथम फाइंडिंग पैटर्न, अब वो पैटर्न समझ रहा है कि भाई आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह के पैटर्न से आपकी पीस को खरीद रही है। यहाँ पर आपकी सेल्स थोड़ी बढ़ना शुरू होगी, 18 सेल्स हो सकती है, 2800 से 980 रुपए तक की आपको एक परचेज जो है वो आ सकती है। अब लर्न फेज, अब वो 10वां दिन हो गया और यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं
कहते हैं एल्गोरिथम है वो लर्न कर चुका है, उसको पता चल चुका है क्या, उसको सारे सिग्नल मिल चुके हैं, सारे सिग्नल उसके पास जो है ना वो हो चुका है। तो अब क्या है, CPM आपका 180 पे आ चुका है। क्लियर ऑडियंस आइडेंटिफायर को पता चल चुका कौन सी ऑडियंस अब डायरेक्टली उस ऑडियंस को दिखाना है। यहाँ पे 45 प्लस जो है ना वो सेल्स आ चुकी है और अब आपकी इस कॉस्ट पर रिजल्ट 420 आ रही है और इससे कम भी हो सकती है। मैंने एवरेज बताई है, एवरेज प्राइस इतनी आती है, लेकिन हम 200 250 पे भी सेल्स लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमारा CPR जो है, तो जितना हमारा सेम बजट सेम क्रिएटिव एल्गोरिदम जस्ट गॉट स्मार्टर। अब यहाँ पे क्या था, देखिए ऊपर तीनों फेसेस में हमारा सेम ऑडियंस चल रही थी, हमारा सेम क्रिएटिव चल रहा था, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, किसी चीज को हमने हाथ नहीं लगाया। पहले 2 दिन में क्या रिजल्ट था, 3 दिन में, फिर हमारे 5-7वें दिन में क्या रिजल्ट आया, 10वें दिन में क्या रिजल्ट आया। तो ये हमें थोड़ा सा जो है ना पेशेंट रखने की जरूरत होती है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है, एंड देन इसको स्केल करना है और आपके पास रिजल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिक दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड एड फटीग। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखें 1000 लोगों ने मुझे देखा, लेकिन मुझे कैसे पता कि भाई वो 1000 लोग जो थे वो न्यू थे। अब मैंने अगर देखा, मैं वही एड दोबारा देख रही हूँ तो 2 इंप्रेशन सोचेंगे, लेकिन मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं तो वही पर्सन हूँ ना। तो अगर एक पर्सन सेम एड 4 दफा देख रहा है तो वो 4 इंप्रेशंस बन जाएंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये इंप्रेशन है वो यूनिक है? नंबर 1, अगर 10,000 इंप्रेशंस हैं, 10,000 इंप्रेशंस हैं, इसमें 2500 यूनिक पीपल रीच है। अब यहाँ पर अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 में से जो है सिर्फ 2500 जो थे वो थे जो ऐड देख रहे थे, बाकी जितने भी थे वो वही चीज रिपीट, वही लोग थे, वही 2500 लोग थे जिन्होंने ऐड को 3-3, 4-4, 5-5 दफा देखा। ठीक है, तो इसलिए वो 10,000 हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो यूनिक पीपल रीच थी वो 2500 थी। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी, मतलब ये 4 बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी देखनी होती है कि आया हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी, हमारी कोशिश होती है कि यूनिक पीपल रीच जो है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा हो। इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो के 1% से 2% के बीच, मतलब देखें ऊपर वाले जो अगर हमने देखा तो यहाँ पर एक बंदा जो है वो 4 टाइम आपका ऐड देख रहा है एवरेज। तो हमें इतने एक ही बंदे को एक ही सेम ऐड थोड़ी दिखाना है, हमने हर दफा यूनिक पर्सन को दिखाना है। अब यहाँ पे क्या है कि 1 पॉइंट से अगर 2% तक हमारा फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ये ठीक है, परफेक्ट है। लेकिन अगर 2 से ऊपर जा रही है, 2 से 3 के बीच में है, तो वॉच क्लोजली, आप मॉनिटर एंगेजमेंट जो है ना, आप इसके एंगेजमेंट को आप मॉनिटर करो कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये अच्छी नहीं है, 2 और 3 के बीच में अगर आ रहा है तो भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ये 3 to 5 आ गया तो फिर क्या है, फटीग रिस्क आ चुका है। आप अपने न्यू क्रिएटिव बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपका एक ही ऐड बार बार देखा जा रहा है। मे भी हो सकता है उसको कोई म्यूजिक वायरल है तो उस वजह से वो बार बार देखने में आ रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उस पर, तो इसको चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप देख रहे हो कि 5+ हो गई है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो फिर तो आप फौरन उसी टाइम जो है आप समझ जाओ कि आपका ऐड फटीक हो चुका है। अब आपको क्रिएटिव अभी के अभी चेंज करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा हमें देखनी होती है कि हमारी 1 से 2 के बीच में हो। मैं हमेशा 1 के बीच में ही रखती हूँ, मैं 2 तक तो जाने नहीं देती। जहाँ 2 हुआ मैं बंद, ऐड चेंज करो भाई। तो ये चीज़ आपने हर हाल में माइंड पे रखनी है। ऐड फटीक व्हेन एल्गोरिथम स्टॉप्स डिलीवरी। अब जब देखते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा ऐड फटीक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? वो कब होता है कि जब हमारी हाई फ्रीक्वेंसी आती है। एंगेजमेंट रेट ड्रॉप, पीपल इग्नोर रिपीटेड, क्योंकि देखें बार बार एक चीज सामने आती है तो लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सही है, CPM इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और बहुत बुरे यूजर एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखते हैं, नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपको आना शुरू हो जाता है। CTR आपका गिरना शुरू हो जाता है, कन्वर्जन रेट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपने मल्टीपल क्रिएटिव वेरिएशन देनी है। कि अगर किसी ने मेरा एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, तो अब जब नेक्स्ट मेरा कोई ऐड उसके पास जा रहा है तो मेरा सोशल प्रूफ वाला भी मैंने ऐड बना के दिया हुआ है, मैंने टिकटॉकर का ऐड भी बना के दिया हुआ है, मैंने हाउ टू यूज या अनबॉक्सिंग का भी मैंने ऐड बना के दिया हुआ है। तो मैंने मल्टीपल वेरिएशन दी हुई, तो मेटा इजीली मेरे मल्टीपल वेरिएशन दिखाएगा। और अगर मैंने एक ही दिया हुआ तो एक बार बार दिखा के उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे वो कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि वो मुझसे बोर हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम मेरा 5 से 7 दिन में हम अपने ऐड को रोटेट करते रहें। ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं या हम उसको डायनामिक क्रिएटिव करते हैं कि वो ऑटोमेटिक जो है ना वो खुद ही चेंज होते रहे। ठीक है, एक्सपेंड ऑडियंस साइज, हम लोग लिमिटेड के साथ नहीं जाने वाले। और पॉज एंड ऐड रिफ्रेश विथ न्यू एंगल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लेके जा सकते हैं। एडवांटेज प्लस कैंपेन एल्गोरिदम,
फुल कंट्रोल, टेस्टिंग यू गिव मिनिमल इनपुट। अच्छा, व्हाट एल्गोरिदम डिसाइड्स। अब एडवांटेज प्लस है क्या, ठीक है। अब एडवांटेज प्लस ये है कि इसमें सारा कंट्रोल मेटा के हाथ में होता है, ठीक है। अब एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि भाई कितना टारगेट कर किया हुआ है, प्लेसमेंट जो है ना वो कौन सी है, बजट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रिएटिव टेस्टिंग क्या है, और ऑडियंस एक्सपेंशन क्या है, व्हेन टू यूज, अभी कब यूज करना है, ठीक है। एडवांटेज प्लस हमने यूज कब करना है, ठीक है। ये खुद डिसाइड करेगा किसको दिखाना है, खुद देखेगा प्लेसमेंट कहाँ करनी है, खुद बजट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, खुद क्रिएटिव टेस्ट करेगा, खुद सारा कुछ करेगा। लेकिन हमने करना कब है, हमने तब करना है जब हमारे पिक्सल में एक अच्छा डेटा हो, तब हम एडवांटेज प्लस पे जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यू एड अकाउंट बनाया हुआ होता है और उस पर एडवांटेज प्लस पे ऐड चला देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी गलती है। आपने देखना है कि आपके पास पिक्सल में डेटा है, आप जो है ना जल्दी जो है व्हेन यू वांट टू स्केल फास्ट, तो आपने ये चीज़ देखने की आप जल्दी एक जो है रिजल्ट चाहते हो या स्केल करना चाहते हो। व्हेन मैनुअल टारगेटिंग इज नॉट वर्किंग एंड फॉर ई कॉमर्स विथ कैटलॉग। लेकिन आपने कब ये यूज़ नहीं करना, जब आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू एड अकाउंट है, आपके पास पिक्सल डेटा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक नीश टारगेटिंग नीडेड की ज़रूरत नहीं है और लिमिटेड बजट आपके पास। तो फिर आपने जो है वो एडवांटेज प्लस के साथ नहीं जाना, तब आप मैनुअल करोगे और मैं पूरी स्ट्रेटजी बना के बताऊंगी आप लोगों के वो चीज़ आपने किस तरीके से करनी है। वर्किंग विद द एल्गोरिदम, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्या आपने करना है और क्या आपने नहीं करना, कौन सी चीज़ आपकी दुश्मन है और कौन सी चीज़ आपकी दोस्त है, क्या क्या करना है। फीड क्वालिटी डेटा, प्रॉपर पिक्सल सेटअप, ठीक है। क्वालिटी डेटा जो है ना वो आपने देना है, अच्छे से अच्छा क्वालिटी डेटा देना है, ताकि सही तरह से पिक्सल का सेटअप आपने करना है। वो सेटअप मैं आपको करवा दूंगी, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट मिनिमम आपके हों, तब कहीं जाके आप कोई डिसीजन लो, उससे पहले आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। प्रोवाइड क्लियर सिग्नल, गुड क्रिएटिव क्लियरसिटी, मतलब आप जो क्रिएटिव दे रहे हो उसके अंदर प्रॉपर क्लियर मैसेज होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ब्रॉडर ऑडियंस के साथ जाओ, एआई को ढूंढने दो अपनी ऑडियंस, ज़्यादा आप स्मार्ट नहीं बनो, ठीक है। सिस्टम पे ट्रस्ट करो, पैनिक नहीं होना। लर्निंग फेज में जो है ना आपने एकदम से हाइपर नहीं हो जाना कि मेरा तो बजट जा रहा है, ये हो रहा है। कूल डाउन हो जाए, सारा एक दफ़ा आपकी सेल्स आना शुरू हो जाए, जितना भी आपका वो होगा सारा कुछ तरतीब में आ जाएगा। और टेस्ट करें, डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो टेस्ट करें, ताकि आप जो है उसको बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकें। लेकिन क्या नहीं करना, जब आप लर्निंग फेज पे हो बार बार उसको चेंज नहीं करो, एडिट नहीं करो। माइक्रो मैनेज एल्गोरिथम स्मार्टर देन मैनुअल वर्क, ठीक है। माइक्रो मैनेजिंग आप नहीं करो, वो ज़्यादातर बेहतर एल्गोरिथम कर सकता है, तो आप ज़्यादा स्मार्ट वाला काम नहीं करो। बहुत जल्दी जो है वो 3 से 4 दिन में 5 दिन में आप लोग ने एड रन किया और उसी टाइम आप जज कर लो, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। फाइट द डेटा, अब आपको नहीं भाई मेरा क्रिएटिव तो बहुत अच्छा, इसी पे रिजल्ट आए, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, तो अगर ऑडियंस आपकी बैड है तो वो बैड है, आप डेटा से लड़ो नहीं, इससे बेहतर है कि आप दूसरा नया बना लो, ठीक है। पुराने 2023 के तरीके हैं उसके ऊपर स्टिक मत रहो, जो 2026 की जो स्ट्रेटजीज हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। तो अब 2024 में चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लॉन्च, इंटरेस्ट टारगेटिंग, लिमिटेशन इंक्रीज, एआई क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन। जबकि जो 2024 में क्या था, एडवांटेज प्लस शॉपिंग आ गया था, ठीक है। हम उसमें इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे, एआई ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव हुई थी। 2024 में केपीआई आया, ठीक है, कन्वर्जन एपीआई को हमने थोड़ा सा लेकर आए और उसके ज़रिए जो है हम थोड़ी सी ट्रैकिंग को हमने और मज़ीद बेहतर किया। 2024 के एंड में जाते जाते ब्रॉड टारगेटिंग रेगमेंट करना उन्होंने हल्का हल्का स्टार्ट किया था। एडवांटेज प्लस एक्सपेंडेड टू ऑल ऑब्जेक्टिव प्रिडिक्शन क्वालिटी स्कोरिंग वाज इंट्रोड्यूस हुई थी जस्ट, लेकिन उस पर वर्क इतना नहीं होता। लेकिन अब 2025 से 2026 में प्रॉपर फुल कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। मेटा का फुल कंट्रोल, मैनुअल टारगेटिंग फर्दर रिड्यूस्ड कर दी गई है, मैनुअल टारगेटिंग पे आप लोगों ने नहीं जाना है। रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो है वो क्या हो चुकी है, वो लर्न हो चुकी है, वो ट्रेन हो चुकी है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जो है ख़ास ख्याल रखें। व्हाट्स कमिंग फ्यूचर एल्गोरिथम ट्रेंड, अब जो नेक्स्ट आने वाला है 2026 और 2027 में, वो क्या है कि इवन लेस मैनुअल कंट्रोल, फुल एआई ऑप्टिमाइजेशन। जब भी थोड़ा बहुत हम लोग मैनुअली कर भी रहे हैं ना, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा, टोटली जो है वो इनके अपने हाथ में आ जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म एट्रीब्यूशन, इंस्टाग्राम
फेसबुक, इस तरीके से हम एक जगह से हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म को जो है वो टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, बजट के लिए जो है हम एल्गोरिदम सजेस्ट करेगा कि भाई आपने कितना बजट लगाना है, कितना बजट नहीं लगाना। ऑटो क्रिएटिव, ऑलरेडी अभी भी मेटा में जो है ना क्रिएटिव हमें बना के वो दे रहा है, लेकिन आगे जाके हमें क्रिएटिव भी वो खुद बना के देगा। वॉइस एंड AR एड्स इंटीग्रेशन, न्यू फॉर्मेट लर्निंग, न्यू फॉर्मेट हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा वॉइस एंड AR इंटीग्रेशन का, एंड प्राइवेसी फर्स्ट टारगेटिंग मोर मॉडल डेटा। तो यहाँ पर जो अब अपकमिंग है वो और भी ज़्यादा एडवांस, और भी ज़्यादा क्लियर, और भी ज़्यादा जो है ना वो फिल्टर्ड आएगा, जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह से आपका ऐड जब आपको रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सिस्टम को समझो। सिस्टम को एक दफ़ा समझ जाते हो तो आप बहुत सारा पैसा बर्बाद करने से बच जाते हो और बहुत सारी चीज़ों को समझ के ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हो। तो रियल नंबर्स, एल्गोरिदम, लर्निंग, comparison study, same business, different approaches, advertiser fired the algorithm, changes targeting daily, pause and post frequently, use very narrow audience और edits during learning। लेकिन रिजल्ट क्या आता था उनका कि स्टक इन लर्निंग फेज, 20 दिनों में वो स्टक हुए हैं, CPM उनका 380 पे जा रहा है, 1850 उनका पहुंच रहा है और ROS उनका क्या आ रहा है। लेकिन अब जो एल्गोरिदम के साथ काम कर रहा है वो अपना लर्निंग फेज कंप्लीट कर रहा है, ब्रॉड टारगेटिंग पे जा रहा है, स्टेबल बजट है, मल्टीपल क्रिएटिव, तो रिजल्ट्स क्या आ रहा है 6 दिन में जिनका लर्निंग फेज खत्म हो चुका है, वहाँ पे 20 दिन हो गए, लर्निंग फेज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, 190 पे आ चुका है, कॉस्ट हमें क्या आ रही है और ROS हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम को सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो सिंपल सी चीज़ है, एल्गोरिदम के रूल्स जाते जाते बस एंडिंग की तरफ है। एल्गोरिदम इज स्मार्टर देन यू, ट्रस्ट है, ठीक है, इसमें भरोसा करना है। डेटा जो है ना वो किंग है इस टाइम पर, जितना अच्छा डेटा दोगे, पिक्सल पर जितना डेटा होगा आप उतना अच्छा रिजल्ट लोगे। ठीक है, पेशेंट रखो, जल्दी आपने जो है वो जज नहीं करना कि मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बंद कर दो। ठीक है, ब्रॉड, नैरो, लेट AI को फाइंड करने दो कि भाई आपके लिए ऑडियंस कौन सी बेहतर है, क्वालिटी, क्वांटिटी, गुड, क्रिएटिव, लोअर। जितना अच्छा क्रिएटिव होगा उतना लोअर CPM आपका होगा। सिग्नल्स मैटर, स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग सिग्नल्स उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको देंगे। कंसिस्टेंसी, विन स्टेबल, कंपैरिजन, कैंपेन परफॉर्म बेटर, एवोल्यूशन कंटिन्यूस, तो एल्गोरिथम चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। कॉमन मिथ जो हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं, जो अभी आजकल लोग कहते हैं कि भाई हम ज़्यादा पैसे देंगे तो हमारा ऐड ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब इसका तो क्लियर हो गया ना, इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि वैल्यू मैटर करती है, और वैल्यू क्या है डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी है। दूसरा, आई शुड टारगेट वेरी स्पेसिफिकली, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मिथ समझ में आ रही है आपको, बहुत डिटेल में ऊपर से बताती आ रही हूँ। लर्निंग फेज डजंट मैटर, करता है मैटर 2026 में कि नहीं करता, आ रही है ना समझ। आई कैन आउट स्मार्ट द एल्गोरिदम, आई समझ, इतने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, एल्गोरिदम आपसे ज्यादा स्मार्ट है। मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्शन इज बेटर, तो ये इसका भी जवाब अब आपको मिल गया। तो ये जितने भी 5 पॉइंट हैं ये मैं ऊपर आपको बड़ी डिटेल में समझाती हुई आ चुकी हूँ, और अब आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो भी चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह ताला कल का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम क्रिएटिव साइकोलॉजी को हम समझेंगे, एड फॉर्मेट को हम समझेंगे, क्रिएटिव कौन सा ऐसा बनाए जो स्क्रॉल स्टॉपिंग हो, हुक के फार्मूलाज क्या हैं, डिफरेंट फॉर्मेट किस तरह की हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग हमें देखना है एंड्रोमेडा के हिसाब से, हाउ टू मैच क्रिएटिव टू फनल स्टेज, और 2026 क्रिएटिव बेस्ट प्रैक्टिस। ये तमाम चीज़ें जो है कल हम बहुत डिटेल में कवर करने वाली हैं। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी जाएं ग्रुप में, मैसेज करें और अभी वहीं पर ही पूछें। मैं, मेरी टीम और आपके जैसे बाकी स्टूडेंट्स, सीनियर, जूनियर सारे मौजूद हैं, वो भी आपके वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सेम टाइमिंग पे अपनी क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।